गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, कल हमने चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग जो था, स्टाफिंग वाला लेसन कंप्लीट कर दिया था। ओके, और जैसे हमारा स्टाफिंग वाला लेसन कंप्लीट किया, जो हमारा प्लांट सिलेबस था बेटे अप टू मई तक का प्लांट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए आज अब हम और आगे लेसन स्टार्ट ना करके जो लेसन हमने किए हैं उन्हीं का ही आज हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। तो आज हम फिर से अपना चैप्टर नंबर 1 ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बार फिर से। और क्योंकि बच्चे ये रिवीजन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 आ रहा है आपके सामने, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बेटे। तो सबसे पहले बात ये आती है मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होती है बेटे? तो मैनेजमेंट की मैं जल्दी से आपको दो डेफिनेशन बता देता हूं, जो दो डेफिनेशन आपको अच्छे लगे बेटे वो ध्यान रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो अगेन मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, कला होती है। क्या होती है बेटे? कला होती है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। ठीक है बेटे, तो मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, कला होती है। दूसरों से हम काम कराने की क्षमता को, दूसरों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर। या फिर एक प्रोसेस बेस्ड डेफिनेशन आप बता सकते हो बेटे। आपको पता ही है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये फंक्शन बेस्ड डेफिनेशन भी आप इसकी बता सकते हो। तो आप कह सकते हो management is an art of getting management is an art of getting planning, organizing, staffing, directing and controlling for the achievement of objectives. तो बेटे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशन है आप मैनेजमेंट की, कोई सी भी डेफिनेशन आप ध्यान रख सकते हो बेटे। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। ठीक है, दूसरों से काम कराने की क्षमता को या दूसरों से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। सेकंड बेटे, मैनेजमेंट एक प्रोसेस बेस्ड फंक्शन होता है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म किया जाता है। हेराल्ड कुंटज ने देखिए क्या कहा है मैनेजमेंट के बारे में। Management is the art of getting the things done through others and with formally organized group। तो जो ग्रुप्स होते हैं बेटे वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज होते हैं। फॉर्मली का मतलब रूल्स रेगुलेशन से होता है। तो रूल्स रेगुलेशन के जरिए हमने ग्रुप्स तैयार कर दे बेटे, और उन ग्रुप से काम कराने की कला को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, ठीक है, एंड विद फॉर्मलाइज्ड ग्रुप। बेटे एफ.डब्ल्यू. टेलर की देखिए डेफिनेशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट है बेटे, ठीक है, फादर ऑफ मैनेजमेंट तो एक्चुअली हेनरी फ्योल है। एफ.डब्ल्यू. टेलर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स थे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे। तो इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है हेनरी फ्योल को बेटे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। तो इन्होंने कहा है बेटे कि मैनेजमेंट एक आर्ट होती है व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे आर डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में कहा था वही उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में भी कहा कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें हमें ये जानते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट, और फिर ये देखना that the thing is done in the best and the cheapest possible manner। और फिर चीजों को बेटे बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से करना कहलाता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन भी काफी अच्छी है कि भाई मैनेजमेंट refers to the art of knowing what you want to do and then seeing that the things are done in the best and the cheapest manner। तो मैनेजमेंट आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका स्टार्ट होता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी बेटे। तो देखिए मैंने पहले बताया था इफेक्टिवनेस का जो फोकस होता है केवल और केवल टाइम पर होता है बेटे, टाइम पर। ठीक है, तो जब चीजों को टाइमली कंप्लीट किया जाता है, समय के अंदर किया जाता है, तो उसे हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। इफेक्टिवनेस में कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता।
फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर मिला कि भाई आपको मान लीजिए 15 दिन के अंदर 2000 यूनिट्स बनाकर देनी है, तो ये 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना इफेक्टिवनेस कहलाएगा, चाहे उन 2000 यूनिट बनाने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी ही इंकर क्यों ना लग जाए बेटे, कॉस्ट कितनी ही लग जाए, खर्चा कितना ही हो जाए, बस काम को समय पर कंप्लीट करना इफेक्टिवनेस कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम एफिशिएंसी की बात करें बेटे, तो एफिशिएंसी का फोकस दोनों पर ही होता है, टाइम एज वेल एज कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट। तो एफिशिएंसी के अंदर हमें काम को टाइम पर तो कंप्लीट करना ही करना है, और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, कॉस्ट सेविंग टेक्निक से हमें पूरा करना है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करना है बेटे। तो एक मैनेजर जो होता है, क्योंकि मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो एक मैनेजर को बेटे इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना जरूरी है भाई। जो काम है वो समय पर भी कंप्लीट होना चाहिए, और जो काम है आपका वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में भी कंप्लीट होना चाहिए बेटे। तो एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस refers to completing the job on the given time, doesn't matter whatever the cost is incurred, कॉस्ट कितनी ही इंकर्ड हो जाए, समय पर काम कंप्लीट हुआ, आप इफेक्टिवनेस हो। जबकि एफिशिएंसी में काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट किया जाता है बेटे, लेस से लेस, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम काम कराया जाता है। तो देख लीजिए जल्दी से, इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट, ठीक है, कितनी कॉस्ट क्यों ना लग जाए। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ एफिशिएंसी रेफर्स टू डूइंग अ जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, तो दूसरी तरफ एफिशिएंसी है जिसमें जॉब को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट किया जाता है। As is evident that management is concerned not only with getting the job completed effectively but also with the job efficiency। तो सिंपल सी बात है बेटे, मैनेजमेंट के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि जो काम है बेटे इफेक्टिवली तो कंप्लीट होना ही चाहिए, साथ ही साथ एफिशिएंट मैनर में भी कंप्लीट होना चाहिए, यानी टाइम और कॉस्ट दोनों कम से कम मिनिमम लगनी चाहिए। As far as effectiveness is concerned, it is achieved while completing a task on time। तो effectiveness में बेटे टास्क को, वर्क को, जॉब को टाइमली कंप्लीट किया जाता है। जबकि on the other hand, to achieve efficiency, one has to conduct the cost benefit analysis। जबकि efficiency के दौरान, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पूरा विश्लेषण किया जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है, और रिलेशनशिप तैयार किया जाता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट तो आपको पता ही है, मटेरियल, इक्विपमेंट, मनी, ठीक है, पर्संस, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे इनपुट होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और आउटपुट आपका निकल कर आते हैं बेटे गुड्स जो बनकर आते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस देखिए दे रखा है। पहला डिफरेंस है बेसिस, मीनिंग बेटे, मीनिंग सबको पता है, इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इज इंकर्ड। जबकि एफिशिएंसी को बेटे, एफिशिएंसी में जॉब जो होते हैं उसे टाइम एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि एंड रिजल्ट्स को टाइमली अचीव करना, ठीक है, जो भी आपके एंड रिजल्ट्स या ऑब्जेक्टिव है उन्हें टाइमली कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंडक्ट करना। मेन कंसीडरेशन इफेक्टिवनेस का होता है टाइम पर, और एफिशिएंसी का होता है कॉस्ट पर बेटे, ठीक है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपका हो गया। अब आ जाइए फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की विशेषताएं बेटे, ठीक है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख के देना रहना चाहूंगा बेटे। मैनेजमेंट आपको पता लग ही गया, ठीक है, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने की क्षमता को मैनेजमेंट कहते हैं बेटे। कितने बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ? 13। नाम बोलता हूं बेटे एक एक करके। प्रियंका है मेरे साथ, नेहा है, दीपक प्रजापति है, मिंटू नेहरा, मोहित, पलक, अंकित यादव, निशु महलावत, प्रिया राव, मयंक यादव, सपना, आरजू, कामना बेटे। तो ये जो बच्चे हैं प्लीज पूरी क्लास के लिए जुड़े रहे, बीच में छोड़कर मत जाइएगा वरना आपका नाम हाईलाइट करूंगा मैं। आज मैंने मैसेज वैसे छोड़ा है, और ये जो मैसेज मैंने छोड़ा बेटे स्पेशली बॉयज के लिए। तो कल मैंने कंसीडर किया कि एक समय पर 15 बच्चे जुड़ गए थे, और उन 15 में से फिर केवल 10 रह गए। उन 10 में 9 लड़कियां थी और एक लड़का था मोहित केवल। जो 5 बॉयज आए थे वो 5 बॉयज छोड़ के चले गए, जिसमें ये अशोक ढिलन था, ठीक है, दीपक प्रजापति था, एक अमन है, वो अमन का तो पता ही नहीं चलता, 2 मिनट के लिए आता है, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, जैसे उसको सब कुछ आता है तो वही करेगा, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड है उसका। तो ठीक है, तो भाई ये बॉयज से स्पेशली मैंने बॉयज के लिए वो मैसेज छोड़ा है कि आप अगर आए तो पूरी क्लास ले, और ठीक है भाई, तो आए तो पूरी क्लास में आए थे, वरना आप आए ही मत।
देखिए फीचर ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं अब यहाँ पर। फीचर ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा, विशेषताएं देखते हैं मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सिंपल सी बात है भाई, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट किया जाता है भाई। हमारे कुछ टारगेट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, टारगेट सेट किए जाते हैं, उन टारगेट की अचीवमेंट के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट का फोकस, मैनेजमेंट का जो लक्ष्य होता है, फोकस होता है, वो गोल अचीव करने पर होता है। सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव या गोल सेट किए जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, फिर सोशल गोल्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और फिर पर्सनल गोल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटे। तो मैनेजमेंट में इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है कि ये तीनों ही गोल अचीव हो जाते हैं बेटे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए सेटअप किया जाता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल डिफरेंट होते हैं बेटे। इन गोल की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल जब बनता है बेटे, तो स्कूल का जो एम या गोल होता है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना बेटे, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट उनकी करना, उनका मानसिक लेवल, मेंटेलिटी को बढ़ाना बेटे, मानसिक विकास डेवलपमेंट उनकी करना, ये होता है एक स्कूल का लक्ष्य, ठीक है। और इसके लिए वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हुए थे, ठीक है, और साथ ही साथ कम जो स्कूल है वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू रियलाइज द गोल। अब इस गोल को प्राप्त कैसे किया जाए भाई, क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। तो इसका जो आंसर है वो हिडन है मैनेजमेंट के अंदर भाई। मैनेजमेंट हम करेंगे, मैनेजमेंट में हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सारे काम करेंगे बेटे, और अपने जो गोल होंगे उन्हें अचीव करने की कोशिश करेंगे बेटे। तो पहला फीचर है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव वर्ड जहां आ गया वहां आपको पता है बेटे दो चीजें आपको डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ऑल परवेजिव आ गया, इसका मतलब बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ ही रहे हो अकाउंटेंसी में, एनपीओ बेटे। तो जो एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी मैनेजमेंट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनका लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो मैनेजमेंट नहीं करते होंगे बेटे, वो भी मैनेजमेंट करते हैं। वो भी चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट ऐसा होता है ऑल परवेजिव, क्यों? क्योंकि इसे बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों करते हैं। और सेकंड है बेटे जो मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है वो ऑल लेवल पर पड़ती है। और लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता ही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो चाहे टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो या मिडिल का हो या लोअर का हो, सभी जगह हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए इट नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटे ऑल परवेजिव जहां पर आ जाए, दो चीजों का ध्यान रखना है, बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों जगह चाहिए, और साथ ही साथ ऑल लेवल, चाहे वो मिडल हो, लोअर हो या फिर टॉप लेवल हो, सब जगह हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सेकंड फीचर, थर्ड आ जाइए, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। तो बेटे मैनेजमेंट की विभिन्न विभिन्न दिशाएं होती है, क्योंकि मैनेजमेंट किसी एक पर्टिकुलर काम का नहीं होता, सभी काम का होता है। देखिए पर्सन का मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, पर्सन का मैनेजमेंट किया जाता है, वर्क का मैनेजमेंट किया जाता है, ऑपरेशन का मैनेजमेंट किया जाता है। और यहाँ ऑपरेशन का मतलब बिजनेस ऑपरेशन से है बेटे। जो डॉक्टर वो ऑपरेशन करते हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस का, वो वाला ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। मैं यहाँ कर रहा हूँ बिजनेस ऑपरेशन की बात। बिजनेस ऑपरेशन के नाम गिनवाइए आप मुझे। परचेज, सेल, एचआर आपका हो गया, फाइनेंस आपका हो गया, अकाउंट्स आपका हो गया, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी हो गई। ये सारे बिजनेस के ऑपरेशन कहलाते हैं। परचेज इज ऑपरेशन, सेल इज ऑपरेशन, एचआर इज ऑपरेशन, फाइनेंस इज ऑपरेशन, अकाउंटिंग इज ऑपरेशन बेटे। तो जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। क्यों भाई? क्योंकि मैनेजमेंट के दौरान बहुत सारे टाइप के मैनेजमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट किया जाता है बेटे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का काम क्या है एक्चुअली में, ठीक है। एक हॉस्पिटल बेटे पेशेंट को ट्रीट करता है, एक स्कूल एजुकेशन देता है अलग अलग क्लासों को, वर्क बेटे, ठीक है। तो अब जैसे हमने 11th को 12th कॉमर्स क्लास में मैनेजमेंट किया हुआ है, बताइए किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। कैसे बेटे? इंग्लिश का काम हमने सौंपा हुआ है आपकी मैडम को, ठीक है, इकोनॉमिक्स का काम आपको सौंपा हुआ है मैडम को, ठीक है, बिजनेस का काम मुझे सौंपा हुआ है, अकाउंट्स का काम सर को सौंपा हुआ है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट बेटे।
तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है क्योंकि यहाँ अलग अलग चीजों का विभिन्न विभिन्न चीजों का मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बेटे वर्क का होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिस काम को करता है, एक स्कूल एजुकेशन देता है, एक हॉस्पिटल बेटे ठीक है ट्रीटमेंट करता है पेशेंट को, एक जो फैक्ट्री होती है वहां प्रोडक्शन होता है, एक बैंक के अंदर बेटे ठीक है मनी का अरेंजमेंट होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी में बेटे इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये सारे वर्क है। तो मैनेजमेंट के दौरान सबसे पहले किसका मैनेजमेंट किया जाता है? वर्क का बेटे ठीक है वर्क का। फिर क्या जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उस वर्क को करने के लिए एम्प्लॉइज की आवश्यकता पड़ती है बेटे, एम्प्लॉइज की। तो इसीलिए हमें अब किसका मैनेजमेंट करना पड़ता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोग लाने पड़ते हैं जो उन काम को कर सके बेटे ठीक है। अकाउंट्स दिनेश सर पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडी मोहन सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स किन्नी मैडम पढ़ाएगी, तो ये सारे पीपल हैं तो इनका भी मैनेजमेंट किया। पहले तो वर्क का मैनेजमेंट हुआ यानी सब्जेक्ट वाइज, फिर लोगों का मैनेजमेंट किया गया यानी कि टीचर्स का किया गया, और फिर बारी आएगी बेटे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बेटे ठीक है। तो ऑपरेशंस का मैनेजमेंट किया गया, भाई फीस कलेक्शन का काम मुकेश सर करते हैं ठीक है, क्लास इंचार्ज आपके होते हैं, तो ऑपरेशन का मैनेजमेंट। इसी तरह फैक्ट्री में भी कंपनी में भी बेटे ऑपरेशन का मैनेजमेंट होता है ठीक है, सेल का परचेस का ठीक है, इन सब काम का मैनेजमेंट होता है। तो थर्ड फीचर आपको पता लगा कि भाई मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मैनेजमेंट की विभिन्न दिशाएं होती है, विभिन्न दशाएं होती है, क्योंकि मैनेजमेंट केवल एक चीज का नहीं होता, अलग अलग होता है। पहले वर्क का होता है, फिर उस वर्क को करने के लिए पीपल चाहिए तो पीपल का मैनेजमेंट होता है, और फिर ऑपरेशंस यानी कि सेल परचेज अकाउंटिंग फाइनेंसिंग इन सब का मैनेजमेंट किया जाता है। सो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल ठीक है। फोर्थ आपका फीचर आ रहा है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इधर लिख देता हूं मैं ठीक है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलने वाली चीज ठीक है, एक ऐसी चीज जो लगातार चलती रहती है, एक ऐसा काम जो एक बार करने से पूरा नहीं होता बल्कि उसे बार बार करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती जिसे हमने एक बार पूरा कर दिया तो अब आवश्यकता ही नहीं है करने की बेटे, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन होते हैं डे टू डे का। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन हमने पढ़ा दिया तो पूरे साल आप बेटे नचीत रहो गई, एक दिन पढ़ाने के बाद पूरे साल आपको काम हो गया। नो, डेली पढ़ाया जाता है ना, तो डेली पढ़ाना पड़ता है तो डेली मैनेजमेंट होता है। उसी तरह कंपनियों में बेटे डेली सेल एंड परचेज होती है तो डेली हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअसली लगातार हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती जो एक बार करने से पूरी हो जाती बेटे, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जो लगातार चलता रहता है। जब तक बिजनेस जिंदा है तब तक मैनेजमेंट भी जिंदा रहेगी और लगातार हमें कॉन्टिन्यूअसली मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो देखिए मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वंस फॉर ऑल, तो मैनेजमेंट कोई एक बार पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बेटे। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये कॉन्टिन्यूअसली लगातार किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दीज फंक्शन आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर, जितने मैनेजर होते हैं कंपनी में सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। परचेस मैनेजर होता है, सेल मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है बेटे, इन्हें लगातार ये प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। A manager is busy sometimes doing one major activity and at the other time doing other activity, तो एक मैनेजर एक समय पर एक काम करता है और अगले ही समय उसे दूसरे काम करने पड़ जाते हैं बेटे। तो चार फीचर अभी फिलहाल हम पढ़ चुके हैं, पांचवा देखिए। पांचवा फीचर देखिए क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप तो समझते हो बेटे, ग्रुप यानी समूह में किया जाने वाला कार्य है। क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटे वहां बहुत सारे कार्य होते हैं कि एक अकेला पर्सन सारे कार्य नहीं कर सकता, एक अकेला पर्सन पूरी कंपनी को या पूरी फैक्ट्री को नहीं संभाल सकता, सिंपल सी बात है बेटे। तो क्योंकि वो एक अकेला पर्सन पूरी फैक्ट्री को नहीं संभाल सकता तो सिंपल सी बात है वो एक ग्रुप एक्टिविटी बन जाएगी। ग्रुप में हमारे सारे आज 19 स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए बेटे, एक रिक्वेस्ट है 12:30 बजे आपकी अकाउंट्स की क्लास है, एनपीओ के मुझे 4-5 क्वेश्चन कराने हैं आज आपको। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस क्लास में भी आ जाइएगा, क्योंकि उस क्लास में आते ही नहीं है बच्चे, 2 या 3 बच्चे आते हैं, या तो आपको एनपीओ वाला लेसन पूरा अच्छे से आता है या फिर आप पढ़ने की इंटरेस्टेड नहीं है बेटे। तो वहां पर मैं आज 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा अनसोल्ड पीछे के बेटे, तो जिसको क्लास लेनी है दे आर वेलकम, वो आ सकते हैं बेटे। पर मुझे तो पढ़ाना ही है, चाहे एक बच्चा होगा या 2 बच्चा होगा तो भी मुझे 30-35 मिनट तो पढ़ाना ही है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा सबको। तो देखिए
मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एक पर्सन वो सारे काम नहीं संभालता बेटे। परचेस ग्रुप होता है जिसे परचेस से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। सेल ग्रुप होता है सेल डिपार्टमेंट जिसे सेल से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन ग्रुप होता है जिसे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। फाइनेंस ग्रुप होता है जिसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट यानी पैसे का अरेंजमेंट करना होता है। अकाउंटिंग ग्रुप होता है जहां जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट होता है जो अकाउंट्स के काम करते हैं। तो ये सारे काम अपने अपने, ये सारे ग्रुप अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन सभी का लक्ष्य एक ही होता है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव है उन्हें प्राप्त करना। ठीक है, तो देखिए इन ऑर्डर टू रियलाइज इट्स गोल, तो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू अ डिफरेंट एक्टिविटी, तो ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग एक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इस तरह से। A single person cannot do all activities successfully, एक सिंगल पर्सन सारे काम नहीं कर पाता बेटे, ठीक है, बट सिविल पर्सन हैज टू ज्वाइन, तो इसीलिए कई सारे लोगों को बेटे इकट्ठा आना पड़ता है, इकट्ठा ज्वाइन करना पड़ता है, ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो जाए। द ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी फुली रियलाइज, ऑर्गेनाइजेशन के गोल बेटे पूरे तभी रियलाइज हो सकते हैं इफ ऑल द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ टीम, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं वो टीम की तरह काम करें। हेनरी फ्योर्ड ने एक प्रिंसिपल दिया था, स्पिरिट दी कॉर्पोरेशन, लास्ट का प्रिंसिपल, और उन्होंने कहा था कि टीम स्पिरिट डेवलप होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोग टीम। देखिए बेटे क्रिकेट फील्ड पर, ठीक है, एक टीम जब जीतती है जब 11 के 11 प्लेयर अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में बेटे सभी लोगों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त होते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, टीम वर्क होती है, टीम टास्क होता है, सभी लोगों को अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना योगदान देना पड़ता है। There is effected such coordination in their efforts that all of them move in one direction, और इन सभी के एफर्ट बेटे एक डायरेक्शन के अंदर चलने चाहिए, एक लक्ष्य के लिए काम करने चाहिए। तो मैनेजमेंट एक कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप। सिक्स्थ आ जाइए, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक यानी कि गतिशील, जिसमें बार बार परिवर्तन होता रहता है, तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है वो एक डायनामिक फंक्शन होता है, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है बेटे, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, लगातार चेंजेस होते रहते बेटे, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स वगैरह भी चेंज करने पड़ते हैं बेटे, ठीक है। तो क्योंकि बिजनेस में देखिए हमने बिजनेस एनवायरनमेंट वाला लेसन पढ़ चुके हैं, एनवायरनमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होता है बेटे, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट होता है। तो किसी भी एक एनवायरनमेंट में चेंज आया यानी पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट बदल गया, और उस बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलने से हमें अपनी स्ट्रेटजी, हमें अपनी पॉलिसियां भी बदलनी पड़ती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, एनवायरनमेंट में चेंज आने के कारण हमें अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस में भी चेंज करने पड़ते हैं, तो इसीलिए कैसा फंक्शन है ये? डायनामिक। तो बता रखा है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत सारे टाइप का होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और किसी भी एक फैक्टर में चेंज आने से पूरा चेंज हो जाता है, जिसके कारण बेटे मैनेजर को अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोसीजर में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड, फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड इफेक्टेड सेवरल रेवोल्यूशनरी चेंजेस, तो काफी सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए जिसके कारण वो इफेक्ट हुए, और उन्होंने अपने मेन्यू को, मेन्यू समझते हो ना, जिसमें वो डिशेस वगैरह बताते हैं भाई कौन कौन सी डिशेस यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसमें चेंज करना पड़ता है बच्चे, ठीक है, चेंज करना पड़ता है। जैसे इंडिया में जब नवरात्रे चलते हैं तो नवरात्रे में बेटे कोई भी लोग मांस, मच्छी वगैरह या नॉन वेज खाना पसंद नहीं करता, तो नवरात्रे में उन्हें केवल वेजिटेरियन फूड ही सर्व करना पड़ता है। तो इस तरह ये डायनामिक फंक्शन होता है, एनवायरनमेंट में चेंज आने पर अपने आप को बदलना पड़ता है। आगे है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल, इंटेंजिबल यानी अमूर्त, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता बेटे, और फोर्स का मतलब होता है शक्ति या पावर। तो मैनेजमेंट एक शक्ति है, और एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता बेटे। एक एफिशिएंट मैनेजर जब होता है, अच्छी पॉलिसियां बनाता है, अच्छे प्रोसीजर का निर्माण करता है बेटे, तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है बेटे, ठीक है, वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाती है। दूसरी तरफ एक खराब मैनेजर है जो अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाता, लोगों को संभाल नहीं पाता, लोगों को मैनेज नहीं कर पाता बेटे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है या प्रॉफिट बहुत लो होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, एक अदृश्य शक्ति होती है
जो बिजनेस को हाई प्रॉफिट कमाने में सहायता करती है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, इफेक्टिव मैनेजर है, एफिशिएंट मैनेजर है, तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन अच्छी प्रॉफिट कमाएगा बेटे। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट बेकार है बेटे, तो इससे फिर ऑर्गेनाइजेशन डूबते भी हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पे ढह भी जाते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में सर्वाइव करने में सहायता करती है बेटे। ये थे फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से इसे और पूरा कर देंगे बेटे, फिर इस क्लास को हम खत्म करते हैं, ठीक है, फिर इस क्लास को हम खत्म करते हैं। 12:13 हुए हैं, यानी टाइम है अभी हमारे पास। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स की क्लास बेटे 12:35 पर लगनी शुरू होगी, ठीक है। एनपीओ की हम अनसोल्ड क्वेश्चन कराएंगे, तो आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो भाई ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट की एक हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर। भाई सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हमारे सर्वोपरि होता है, ऑर्गेनाइजेशन का हित सबका हित। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आते हैं बेटे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद सोशल ऑब्जेक्टिव आते हैं समाज के प्रति, क्योंकि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रह रहे हैं बेटे, उस समाज को भी हमें, ठीक है, वेलफेयर पहुंचाना पड़ता है, फायदा पहुंचाना पड़ता है। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं तो फिर हम अपने बारे में सोच सकते हैं, यानी फिर हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव आते हैं अचीव करने के लिए। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होता है बेटे कि स्किल हासिल करे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेटे रेवेन्यू अर्न करे, तो ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? यूटिलाइजेशन का, ठीक है। यूटिलाइजेशन का मतलब सर्वोत्तम प्रयोग करना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है यूटिलाइजेशन किसका बेटे? ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्सेस का। ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्सेस का। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेस को बेटे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना होता है और कंसीडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। इंटरेस्ट का मतलब यह हित से है बेटे, तो सभी और स्टेक होल्डर, एक होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो वो लोग होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हुए कंपनी के, वो शेयर होल्डर है। बट स्टेक होल्डर की डेफिनेशन काफी वाइड है। स्टेक होल्डर में वो सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं बेटे। तो स्टेक होल्डर में ओनर आता है, मैनेजर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, गवर्नमेंट भी आपकी स्टेक होल्डर है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना है, गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है। बैंक भी आपके बेटे स्टेक होल्डर है, क्योंकि बैंकों से आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो आप चाहते हो बैंकों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहे। पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल जिनमें क्षमता है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बेटे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है बेटे। तो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। While fixing these objectives, तो organizational objective fix करते समय management keeps into consideration the benefit of all related party। तो जो मैनेजमेंट है बेटे, उन्हें सभी रिलेटेड पार्टियां जो होती हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर मैंने बताया ना, जो आपकी कंपनी से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, तो सभी पार्टियों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें ओनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, ईटीसी। ईटीसी यानी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से लोग, ठीक है, आ जाते हैं बेटे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सर्वाइवल बेटे। जब एक ऑर्गेनाइजेशन नया नया खुलता है तो उसका सबसे पहला काम होता है सर्वाइव करने का बेटे। सर्वाइव करने के लिए वो चाहते हैं कि अगर उन्हें प्रॉफिट ना हो तो कम से कम लॉस ना हो, ब्रेक इवन पॉइंट पर रहे। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां एक फर्म को ना लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है बेटे, ठीक है। जितनी भी रेवेन्यू आती है वो उसी कॉस्ट के इक्वल होती है, ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस बेटे। तो जब नया नया ऑर्गेनाइजेशन खुलता है तो उनका यही मेन मकसद होता है कि वो सर्वाइवल कर जाए, कैसे ना कैसे 6 महीने या 1 साल सर्वाइवल कर जाए। यानी 6 महीने या 1 साल अगर उन्हें प्रॉफिट ना हो तो कम से कम लॉस भी ना हो बेटे, ब्रेक इवन पॉइंट पर रहना चाहते हैं, वही आपका कहलाता है सर्वाइवल, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? सर्वाइवल, कि हम सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके मार्केट के अंदर। तो हर बिजनेस चाहता है भाई वो लंबे समय तक सरवाइव कर सके, तो इसके लिए भाई मैनेजर जो होते हैं वो पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड और लंबे समय तक सरवाइव करने की कोशिश करते हैं।
सर्वाइवल अगर आप कर जाए कुछ समय के लिए तो फिर आपकी बेटे जो मंशाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, जो एस्पिरेशंस होती हैं, वो बढ़ जाती है। अब हमें प्रॉफिट चाहिए, हम सर्वाइव तो कर गए 1 साल, अब हमें प्रॉफिट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक इंसान के अंदर ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट बड़ा रोल प्ले करता है। कोई प्रॉफिट के अब्सेंस में ज्यादा समय तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल नहीं पाएगा वैसे, ठीक है, कुछ ही समय तक सर्वाइव कर पाएगा, ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है बेटे। इट मस्ट बी एंश्योर दैट द मैनेजमेंट हैज अर्न द एडिक्वेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो जाए तो बेटे हर किसी को फिर ग्रोथ भी चाहिए। ग्रोथ का मतलब समझते हो ना, कि इस साल मुझे 5% प्रॉफिट हुआ तो अगले साल मुझे 5% से बढ़कर 7 या 8% हो बेटे। मैं हर साल आगे बढ़ना चाहता हूँ, पीछे नहीं आना चाहता। आगे हम बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। तो इसीलिए ग्रोथ, तो अगर प्रॉफिट अच्छे होने शुरू हो गए तो आप चाहते हो कि हर साल इंक्रीज प्रॉफिट होते चले जाए। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड में जाइए, सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक उद्देश्य। हर ऑर्गेनाइजेशन बेटे समाज में पलता है, बढ़ता है, समाज में उसका विकास होता है, समाज में वो पैदा होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके जो सोशल ऑब्जेक्टिव वो पूरे हो सके। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या चीजें आती है? सबसे पहला आता है एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। सबसे पहला जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, वो होता है बेटे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, यानी अच्छे प्राइस पर आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा करो। सेकंड होता है बेटे, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, भाई लोगों को रोजगार मिल रहा है, यानी कि सामाजिक उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, समाज की भलाई हो रही है। थर्ड बेटे, एनवायरमेंट जो है हमारा वातावरण, उसे हम पोल्यूटेड ना होने दें, एनवायरमेंट को हम सेव रखें। चौथा बेटे, हम जितना ज्यादा हो सके लोगों को अवेयर करें, ठीक है, जो मुसीबतें आती है उनके बारे में हम लोगों को अवेयर करें, नुकसान ना पहुंचाए बेटे, ठीक है। तो ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरे करने होते हैं। तो देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटी। तो मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म करते समय सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है, हित होता है, उसे पूरा ध्यान में रखना पड़ता है। हम चाहते हैं सोसाइटी को हमारी वजह से, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन समाज में जन्म लेता है, ठीक है, समाज से रिसोर्स इकट्ठे करता है बेटे, और समाज में ही अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। तो जब सारे काम उसे करने ही समाज से है, तो क्यों ना वो समाज के जितने भी उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करके दिखाए बेटे, अपने सामाजिक उद्देश्यों का निर्वहन करे, अपने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करे बेटे, ठीक है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। Under this, objective of manager promises to assure health, safety and price control। तो वो चाहता है भाई कि हर लोग हेल्थ रहे, यानी अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, सेफ्टी बनी रहेगी और प्राइस कंट्रोल बढ़े। इसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाएंगे और साथ ही साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम्पल दिया बेटे, एशियन पेंट जो है बेटे वो फंड प्रोवाइड कराता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, भाई समाज का विकास हो सके इसलिए एशियन पेंट हमेशा फंड प्रोवाइड कराकर देता है। इसी तरह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी बेटे रेगुलरली एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है, हेल्प देते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड एजुकेशन तो हेल्प देते हैं। तो जब एक बेटे ऑर्गेनाइजेशन समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, इसका मतलब अपने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। थर्ड आ जाइए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हर व्यक्ति चाहता है भाई कि पर्सनली वो आगे ग्रो करे बेटे, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। सबसे पहले पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है एक अच्छी सैलरी प्राप्त करना, फिर होता है बेटे समाज में हमें पहचान मिले, और फिर होता है बेटे हाई ऑर्डर नीड्स अराइज होती है कि हम समाज के अंदर मैक्सिमम पोजीशन अक्वायर करना चाहते हैं। तो देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेटे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल होता है, बहुत सारे लोग यहाँ कार्य करते हैं और अलग अलग नेचर का कार्य करते हैं बेटे। These people become part of the organization with a view to fulfill the following need। अब ये लोग ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जुड़ते हैं? देखिए, मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल नीड पूरा करने के लिए बेटे। हर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है, हर किसी को फाइनेंस चाहिए बेटे, क्योंकि पेट भरने के लिए बेटे, समाज में जिंदा रहने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमारी जो रुपए की आवश्यकता होती है, उस रुपए की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं। इसमें हमारी सैलरी और अदर बेनिफिट,
पर्क्स का यूज हुआ है यहाँ पर PERKS। पर्क्स का मतलब होता है बेनिफिट। ऑर्गेनाइजेशन आपको जो अदर बेनिफिट देता है उसे पर्क्स कहते हैं। जैसे कंपनियों में आप काम करते हो तो आपकी मान लीजिए हेल्थ खराब हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो कंपनी की डिस्पेंसरी से आपको फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, तो वो पर्क्स का काम कहलाती है बेटे। तो फाइनेंशियल नीड्स हमें चाहिए, सैलरी चाहिए और पर्क्स चाहिए। सेकंड है बेटे सोशल नीड्स। हम चाहते हैं समाज में हमारा नाम हो, समाज में हमारा स्टेटस हो। भाई समाज में हमें एक स्टेटस से पहचाने। जैसे भाई प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, भाई मास्टर साहब जा रहे हैं, या सुपरवाइजर साहब जा रहे हैं, मैनेजर साहब जा रहे हैं भाई, ठीक है, हवलदार साहब जा रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सोशल नीड, आपका सोशल स्टेटस। आप स्टेटस से पहचानना पसंद करते हो भाई, कि समाज में मुझे एक स्टेटस मिले, ठीक है। तो द पीपल वांट टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम देयर पीयर्स। तो हम चाहते हैं कि समाज में हमें रिकॉग्निशन यानी कि पहचान मिले, ठीक है। थर्ड होते बेटे हाई ऑर्डर नीड। और हायर लेवल नीड्स का मतलब है हम प्रमोशन चाहते हैं और हम हायर से हाई पोजीशन पर जाना चाहते हैं, ठीक है। हायर से हायर पोजीशन पर हम जाना चाहते हैं, ठीक है। हमारा जो लक्ष्य है, जो एम है, उसे अचीव करना चाहते हैं। सो हाई लेवल नीड्स पर बेटे दीज पीपल वांट टू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट। तो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आपके ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ये कि इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस यानी मैथ। तो पहला देखिए मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट करने से आपके ग्रुप गोल प्राप्त होते हैं, ये फायदा है। सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट से बेटे एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम होता है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के कारण डायनामिक्स गतिशीलता आती है बेटे, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या एनवायरनमेंट में, उन चेंजेस के प्रति हम अपने आप को ढालते हैं। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक्स क्रिएट करता है, गतिशीलता लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा मैनेजमेंट का मतलब है जो रिजिड ओल्ड रूल्स होते हैं, पुराने रूल्स रेगुलेशन है, उन्हें खत्म किए जाएं और बेटे नई चीजों के प्रति अपने आप को ढाला जाए। तो मैनेजमेंट की सहायता से डायनामिक्स क्रिएट किया जाता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन किए कि भाई सबसे पहले हमें अच्छी सैलरी चाहिए, फिर हमें एक अच्छा सोशल स्टेटस चाहिए, फिर हमें हायर पोजीशन पर जाना होता है, हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं। तो इनको अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और पूरे सोसाइटी की डेवलपमेंट करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट बेटे समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, जिम्मेदारी क्रिएट करता है। और उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटे पूरा करके हम समाज का डेवलपमेंट करते हैं, समाज का विकास करते हैं, ठीक है। इसमें बेटे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, एनवायरमेंट को पोल्यूटेड होने से रोका जाता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो आपका 1.1 मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। मंडे को जब क्लास लेंगे तो 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1.1 आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। अकाउंट्स की क्लास बेटे 10 मिनट बाद 12:35 पर लगनी शुरू होगी। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पर अनसोल्ड, ठीक है। तो आप आ जाइएगा, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये क्लास आपकी यहीं पर ही समाप्त होते बेटे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, छुट्टी मत कीजिए। और आज जैसे 18 या 19 बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ, मैं चाहता हूँ ऐसे ही डेली बच्चे जुड़े बेटे। इससे आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा है, मेरे भी एफर्ट्स बचेंगे, मुझे कॉल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, फोन नहीं करना पड़ेगा, और आपको भी बेटे बार बार सुनना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।